आप सभी का नमस्कार और हार्दिक स्वागत। मंच पर विराजमान एक नवचयनित आरएएस अधिकारी श्रीमान महेंद्र दान जी और जैसलमेर के एक स्वच्छ और उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने वाले आप सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि अगर दिशा सही हो तो दशा अपने आप बदल जाती है और इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए अपनी पूर्ण मेहनत करने वाले और उस मेहनत से अपने परिणाम तक पहुंचने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। उसी कड़ी में आज ये सेमिनार आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी और हम महेंद्र दान जी से भी ये निवेदन करेंगे कि एक संघर्षशील आदमी, कभी कभी होता है कि कई यात्राएं बहुत उत्सुकता से शुरुआत होती है, लेकिन यात्री बीच में थक जाता है। तो उस थकावट को मिटाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं महेंद्र दान जी के स्वागत के लिए आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं संक्षिप्त में सर का इंट्रो आपसे करवाना चाहता हूं। सर बाड़मेर के भियाड़ गांव से रहने वाले हैं और आपकी आरंभिक शिक्षा लोकल लेवल पे ही भियाड़ और बाड़मेर में हुई तथा ग्रेजुएशन में सर ने महाराजा महाविद्यालय जयपुर से बीएससी किया है। उसके बाद में सर सबसे पहली जो हम में से हर एक की आकांक्षा ये रहती है पढ़ाई के बाद में सरकारी नौकरी की, तो सर ने आज तक वैसे 4-5 मुकाम पाए हैं। सबसे पहले सर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 में फाइनल रूप से सेलेक्ट हुए। उसके बाद में एसआई 2021 में आपका इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन फाइनल रैंक नहीं मिल पाई। उसके बाद में सर वीडियो 2021 भर्ती में फाइनल सेलेक्टेड है और अभी उस पर कार्यरत है जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। उसके बाद में आरएएस 2023 की भर्ती में 623वीं रैंक थी आपकी। उसके बाद एसआई 2024 जिसका परिणाम अभी आया है उसमें 275 मार्क्स है, जो कि एक चयन के लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आरएएस 2024 के अंदर सर की 74वीं रैंक है और पूरी उम्मीद है कि सर को डिप्टी की सर्विस अलॉट होगी। तो एक कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उन उस हौसला अफजाई के लिए सर आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा सर से कि अपने जीवन परिचय से शुरू कर आरएएस की, क्योंकि सर का सबसे महत्वपूर्ण अपन जो देखते हैं कि कोई मार्गदर्शन कैसे, सबसे सफल मार्गदर्शन वो होता है जो अनुभव के आधार पर हो। तो सर ने चूंकि आरएएस के एग्जाम में अपना लोहा मनवाया है, इस भर्ती में अंतिम मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आरएएस की वैकेंसी में कैसे तैयारी करें, या कहे कि एक नॉर्मल रूप में अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, उसके रूप में सर हमसे आज हम हमारा मार्गदर्शन करेंगे। निवेदन सर। धन्यवाद स्वाइदान जी, और देवप्रिय एकेडमी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें बुलाया, यहाँ पे मंच दिया, यहाँ पे सम्मान दिया। उनका सभी से तहे दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप सभी पधारे हुए भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं कि आप यहाँ मुझे सुनने के लिए आए। और मैं आपको कुछ मेरी जर्नी बताऊंगा, कुछ मेरे जो जीवन परिचय है उससे बताऊंगा, और कुछ आपके डाउट्स हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा कि एक आरएस की तैयारी को लेकर क्या क्या डाउट्स रहते हैं। तो इस बार कौन आरएस प्री दे रहा है, इस बार एग्जाम में कौन हो रहा है? अच्छा, आप सब एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो कुछ तो आपके डाउट होंगे, और कुछ क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे करें, कैसे लिखें, क्या प्रैक्टिस करें, क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं अपने जीवन परिचय से शुरुआत करता हूँ। मैं भियाड़ गांव का निवासी हूँ और मैंने 10th क्लास मातेश्वरी विद्या मंदिर जो भियाड़ में एक विद्यालय वहाँ से की थी 2015 में। फिर 2017 में मयूर नोबल्स एकेडमी से मैं पास आउट हूँ 2000, और फिर 2017 जयपुर गया मैं, और महाराजा महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की है। वहाँ मैंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ की। और उसके बाद मैं लगातार तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ। 2021 से मैं तैयारी में हूँ, और पहले कोचिंग की, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की,
और जॉब जॉब भी करता था वीडियो की। और उसके बाद 2024 में माँ करनी की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरी 74वीं रैंक है। तो अब आप एक अपन ऐसे रख सकते हैं सेशन की एक आप क्वेश्चन पूछो उसका मैं आंसर दूं, और या फिर आप कैसे आप जैसे बताओगे उसे उस तरह से अपना डाउट्स क्लियर करवाएंगे। वो आप बता दो मुझे कि क्या करना चाहिए मुझे। एक बार जनरली बता दो, फिर उसके बाद पहले सोचा था कि मैं आरएससी मुझे क्रैक करना है या किसी दूसरे एग्जाम बस एक जॉब मिल जाए, फिर मन में देखो अपने मारवाड़ी कल्चर है और अपने एक एड फैमिली जिक्र जॉब री बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये नहीं था कि आरएस बनना है, बस हमारे यहाँ तो कि भी सरकारी नौकरी ले लिया खुद रे पगवा माथ खड़ा हो जाऊं और घर ना भी स्टेबिलिटी दे। ये कारण है सबसे पहला मेरा टारगेट था कि मैं कोई भी जॉब ले लूं। तो मैंने एयरफोर्स के लिए ट्राई किया क्योंकि मेरा भाई है वो एयरफोर्स के लिए कर रहा था, तो एयरफोर्स के लिए किसी ने सहयोग नहीं किया। लेकिन जब भी वीडियो की वैकेंसी आई और एसआई की वैकेंसी आई तो लोगों घर वालों ने बोला कि पहले आप कोई भी जॉब ले लो, उसके बाद आपका प्लान बी एग्जीक्यूट करना जरूरी है। कि अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा, मान लो 21 में आरएस का एग्जाम हुआ, 21 से फिर 23 में हुआ, 23 के बाद 24 में आया, तो 23 का जो मैंने एग्जाम दिया था 21 से तैयारी स्टार्ट की, उसका रिजल्ट आया 25 में, मेरी 663वीं रैंक आई। तो ये 4 साल बाद मुझे जीरो मिला, कुछ भी नहीं मिला 23 में। अगर मेरे पास वीडियो नहीं होता तो मैं थोड़ा हताश हो जाता, क्योंकि मेरे 4 साल या 5 साल है थोड़े गर्त में चले जाते। तो इससे आपके पास वीडियो जॉब थी तो आपको इतना ऐसे लगा नहीं कि हाँ ठीक है एक बार और कर लेंगे, अपने पास समय है अभी तक। ऐसा तो है नहीं कि हमारा समय वेस्ट हुआ, जॉब तो चल ही रही थी। तो इस तरह से बैकअप जरूरी है, मेरे हिसाब से मानना ये सही। तो आपने आर्ट्स के लिए वापस इंग्लिश की कोचिंग हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने साइंस से था, मैंने बीएससी की है 2020 में। फिर 2020 में जैसे ही ग्रेजुएशन करके निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से आरएस की तैयारी स्टार्ट करूँ कि मैं पास हो जाऊँ। तो फिर मुझे ठीक लगा कि एक कोचिंग का सहारा लेने से वो कोचिंग वाले सारे बता देते हैं कि ये चीज़ें पढ़नी है, और वो अपने को धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट से अवगत करा देते हैं। अगर एक बार सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज कोई दे देता है उसके बाद चीज़ें पढ़नी आसान हो जाती है। तो ये एक जैसे आपकी हेल्प करने के लिए कि सेल्फ स्टडी और उसका जो मटेरियल है कोचिंग का वो तैयार करके मिल जाएगा, उससे आगे बढ़ना है अपन को। एक आप खुद मेहनत करके करते हो और एक थोड़ा कोचिंग की हेल्प लेकर, तो वो अपनी जर्नी को थोड़ा आसान बना देते हैं। तो सभी को किसी न किसी की सहायता लेनी है। अगर गाइडेंस हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। एक बंदा जो गाइडेंस के साथ पढ़ रहा है और एक जो बिना गाइडेंस के पढ़ रहा है, तो वो अन्य से आगे रहेगा। तो जिसने जो गाइडेंस जो दे रहा है उसने जो गलतियां की है वो बच्चा वो गलतियां तो नहीं करेगा। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और आप वीडियो में आपने ज्वाइनिंग कर रखी, हाँ फिर आपने जो ये कोर्स ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन जाके? नहीं, पहले मैं कोर्स करके आ गया था 2021 से 23 में, और फिर 23 में वीडियो की ज्वाइनिंग हो गई थी। हाँ वो तो कोचिंग है ही। ठीक है, आप कैसे मैनेज करते हैं? वही है कि प्रीलिम्स के टाइम्स अपन कर सकते हैं कि जॉब के साथ थोड़ी जॉब कर लो, थोड़ा वहाँ कोऑपरेटिव माहौल था मेरे के जो साथी थे जैसे वीडियो साहब थे तो वो थोड़ा कोऑपरेट करते थे, थोड़ा सीनियर साथी थे या जो भी अदर वीडियो थे वो कोऑपरेट करते थे, थोड़ा काम में हेल्प करते थे। तो प्रीलिम्स के टाइम तो कर सकते थे, लेकिन मेंस के टाइम अपन को पूरा टाइम देना पड़ेगा। अगर अपन जॉब के साथ करेंगे, मान लो अपन 5 घंटे भी जॉब करते हैं तो कोई ना कोई 5 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा। 5 घंटे वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा, अपन जॉब करेंगे तो अपन मान लो 2.5 घंटे उससे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, फिर भी वो 5 घंटों का हम अंतर कम नहीं कर सकते। तो थोड़ा या तो विदाउट पे लो, या पीएल होगी तो पीएल ले लो, या फिर कोई अगर एडजस्ट हो सके तो कहीं अदर जगह पर जाकर ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। मेंस के टाइम प्रॉपर आरएस के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपने मेंस के लिए कितना समय, प्रीलिम्स और मेंस के बीच कितना टाइम मिला? लगभग हाँ पिछली बार 23 में तो ज्यादा मिल गया था टाइम, क्योंकि एक्सटेंड हो गई थी। फिर 24 में 4.5 महीने मिले थे। उसमें अगर आपके पहले से पढ़ा होगा कि प्रीलिम्स अब काफी दूर है प्रीलिम्स, तो इस टाइम आप ऐसी रणनीति बनाओ एक जिसमें प्री से पहले पहले मेंस के काफी सब्जेक्ट कर लें, एटलीस्ट एक बार कर लें, या एक बार क्लासेस लो या फिर जो भी लो, एक बार करके एक बार खुद नोट्स बना के खुद के, मतलब ऐसे होना चाहिए कि ये मेरे गिरफ्त में है। मान लो कोई भी सब्जेक्ट है मेंस का सब्जेक्ट, चाहे लॉ हो, ऑडिट हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट, एथिक्स है, पबेट है, तो इसको आप गिरफ्त में ले लो कि मैंने ये कर दिया है। अब मेंस के टाइम अभी 5-6 महीने प्रीलिम्स के बाकी है, नवंबर में है प्रीलिम्स 11वें महीने में, तो अभी 6ठा महीना चल रहा है, तो 4-5 महीने अपने पास है। 2 महीने बाद वाले प्री के लिए करो, 3 महीने अभी मेंस की रणनीति साथ में रखो।
ताकि एक बार अगर मेंस का कर लिया अपन ने, फिर आपको 4 महीने केवल रिवीजन करना है। ऐसा मन में रखना है कि 4 महीने पीछे वाले में सिर्फ रिवीजन करूंगा, अदर नोट्स नहीं पढ़ूंगा, जो पहले पढ़ूंगा वो पहले पढ़ लूंगा। प्री के टाइम आपका जीएस के तीनों पेपर होने चाहिए। ये मेंस रणनीति। में जो आप पढ़ते थे ना, हमारा लाइब्रेरी ज्वाइन किया या घर बैठ के पढ़ा? नहीं, लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी जयपुर में छुट्टी लेकर गया था, जयपुर। हाँ, पढ़ने का मतलब जैसे दिनचर्या के हिसाब से। दिनचर्या, मेरी दिनचर्या के बारे में आप अगर जानना चाहो तो मैं वैसे 10 बजे उठता था, 10 साढ़े 10 उठता था, 11 साढ़े 11 लाइब्रेरी पहुंच जाता था, फिर 1 बजे तक वहाँ पढ़ता था। 1 बजे के बाद खाना खाने आ जाते थे वापस रूम में, फिर 1 से 2 खाना खाया और 2 से ढाई थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में सो गए। उसके बाद 3 से 8 और फिर 8 से 9 खाना खाया शाम को, फिर 9 से साढ़े 4 या 5 बजे तक सुबह। तो मेरा थोड़ा अलग रूटीन था। हो सकता है आप में से कोई रात्रि को पढ़ने में, जैसे निशाचर बोलते हैं उनको, कि वे रात को पढ़ते हैं कोई, तो वो कोई निशाचर होगा और कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेगा। तो वो अलग अलग रूटीन है। जैसा भी आपको उचित लगे कि या मुझे दिन को पढ़ना है या मुझे रात को पढ़ना है, तो कोई ऐसे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि दिन को जो पढ़ते हैं वो अपने से ज्यादा पढ़ लेते हैं, रात को याद नहीं होता, रात को ऐसे नहीं होता। तो वो कोई बोले तो भाई उनको बोल दो कि तेरा शेड्यूल है सुबह का तो तू सुबह पढ़, मेरा शेड्यूल है शाम का तो मैं शाम को पढ़ता हूँ। दोनों बराबर याद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को भी इतनी चीजें याद होती है, सुबह भी इतनी चीजें याद होती है। मेरा सुबह उठने का थोड़ा ऐसा है कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, आलस कर लेता हूँ, या नींद आ ही जाती है सुबह। सुबह भेड़ा एड़ी जो है ठाडो ठाडो पोर हुए तो नींद आ जाओ। तो मेरा उठने का वो शाम को था कि भाई 4 साढ़े 4 सो जाओ आप और सुबह 9-10 बजे तक सोते रहो आप। तो ये है, अपना खुद का शेड्यूल बनाओ और किसी से इन्फ्लुएंस मत हो कि वो पढ़ रहा है सुबह तो मैं जाऊं सुबह पढ़ने के लिए। अगर मैं किसी को देखकर सुबह पढ़ने जाता, मान लो एक दिन भी मैं सुबह लाइब्रेरी गया, सुबह के 7 बजे उठ के मैं पढ़ने जाऊंगा, 5 बजे उठ के, तो वहां जेरा ही जाओ लाइब्रेरी में सो जाऊं आराम कि भाई नहीं पढ़ी जाए सुबह यार, उबा से आवा है, खतरनाक उबा से आवा है, भूख भी लागे सुबह सुबह और तो रूम में कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा उस दिन कि आपको 12 बजे मेरे सोना। साथ यही समस्या रहती है कि मैं जब भी पेपर देने जाता हूँ मॉर्निंग शिफ्ट का, तो हाँ। मेरे को पहले 15 से 20 मिनट तो नींद आ ही जाती है और मैं वहीं सो जाता हूँ। तो ये सही बात है आपकी, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है अपनी एक, कि अपन रोज जो शेड्यूल फॉलो करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नींद आएगी, उसी के अनुसार आप जागोगे। तो मैंने ट्राई किया, जैसे एग्जाम के एक दिन पहले, मेंस के पहले मैं 12-1 बजे पढ़ के सो गया, तो नींद अभी नहीं 4 बजे आने वाली है तो वो 4 बजे ही आएगी। तो कोशिश की सोया लेकिन नींद नहीं आई। लेकिन 1-2 दिन है ना अपन एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि एग्जाम से पहले सो गया, तो वैसे मैं भी सो गया था एग्जाम में 1-2 घंटा पहले बाढ़ दे हुए महीना। तो पचे वो तो इतना शांत माहौल, सारा एकदम सटीक बैठा हुआ है कि अब पेपर आने वाला है, हम फोड़ेंगे। कोई बेचारा टेंशन में है कि यार क्या हो गया क्या नहीं होगा। उस माहौल, ऐसा गमगीन माहौल होता है, तो उसमें इतना शांत माहौल, सिर्फ पंखे की आवाज आ रही थी। जून जुलाई में था और वो दिन मतलब अजमेर सेंटर था उस टाइम अपना, तो अजमेर में बढ़िया मौसम भी बढ़िया था, तो बारिश का मौसम था, तो नींद आ गई थी। तो सो गए आप, आधा घंटा सो गए आप, ले लिया, फिर नैप ले ली। और वो पावर नैप लेने से आपका पूरा शरीर है वो एकदम वो बहुत शानदार होता है। स्फूर्ति हो जाता है। तो आप भी ऐसे ट्राई करना, अगर आपको रात को नींद नहीं आए तो आप ऐसी ट्राई करना कि वहां जाके सो जाओ आप, तो वो पेपर आएगा तो अपने आप जगा लेंगे वो कि भाई पेपर दे दे अब, और बाद में नींद नहीं आएगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये अच्छी चीज है। इसके अलावा भी यदि कोई संतुलित आहार के हिसाब से 11 बजे उठता था, उसके बाद 2:30 बजे वापस सो जाता था लाइब्रेरी में, क्योंकि संतुलित आहार अपने सिस्टम नहीं है। हाँ। मारवाड़ी लोग है, आहार संतुलित नहीं होता है बिल्कुल भी, जितना संतुलित भाया अल्प नहीं जाए होता उतना है। खाते हैं। थोड़ा अल्पाहारी थे कि भैया एग्जाम है, और एग्जाम के 2 महीने पहले थोड़ा खाना कम कर लिया था कि हाँ नींद आ जाएगी, छाछ पीनी बंद कर ली थी। तो अगर नींद आ जाए तो आप आधा घंटा पावर नैप ले लो लाइब्रेरी में, जैसे अलार्म लगा लिया, अलार्म की आवाज कम कर दो आप, और फिर आधा घंटा पावर नैप ले लो, फिर आपकी पढ़ाई होती जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो ये तरीका अपना सोशल सकते हैं। मीडिया से आप मतलब दूर रहे थे या परमानेंट करना है? हाँ, तो सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, फेसबुक, तो आप बिल्कुल छोड़ दिया था या फिर हाँ मैं बता रहा हूँ, टच में थे? नहीं बिल्कुल आप बात मैंने गौर किया कि भाई फेसबुक तो कभी बंद हो चुका है, फेसबुक तो कभी चला ही नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम जरूर एक्शन लेते थे कि भाई 3-4 महीना एग्जाम है तो इंस्टाग्राम को सीधा अनइंस्टॉल कर दो आप। व्हाट्सअप हमेशा चालू रहता था क्योंकि ऑफिस के भी मैसेज आते रहते थे, और कुछ कुछ अपने को भी मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन पढ़ाई के टाइम, जैसे मैं 9 बजे गया पढ़ने के लिए, शाम को 9 बजे से 4 बजे तक, तो मैं फोन घर रख के गया, कभी लाइब्रेरी साथ ले गया ही नहीं। क्योंकि पता है कोई मतलब आप कहें कि केरा ही टरबा नहीं रुके अपने वजह यहाँ हुआ है कि फोन गुटी राखियो, फोन जे मैं 1 मिनट बाहर राखियो तो को आदमी खत्म हो जाए लारे।
तो एड़ो कह रही हुआ कोनी। सही बात तो ये है कि अपने हाँ हाँ किसी नहीं है, तो आप फोन है घर पर रख के जाओ। आप 9 बजे से लेकर 4 बजे तक फोन घर पे रखोगे तो वहां करोगे क्या लाइब्रेरी में? बाहर जैसे मैं चाय पिया नहीं कर रहा हूँ तो मैं बाहर भी नहीं निकलता था। सही बात तो ये है कि 9 बजे से लेकर शाम को सुबह मतलब सुबह 4:30 बजे तक तो लगातार पढ़ना। वो जो डेली रूटीन है जैसे पानी पियो पेशाब करो वो तो करते थे, बाकी बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी। और 10-12 घंटे जितना हो सके पढ़ना ही है। आप 4:30 बजे अगर 4.5 महीने मिलते हैं मेंस के, उसमें ये रखो कि मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। जैसे संडे को आप थोड़ा टेस्ट देकर रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि आप भी एक मशीन नहीं हो, आप भी एक ह्यूमन हो, तो थकान भी होती होगी और चीजें भी है कि हाँ थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, नींद भी पूर्ति करेंगे। तो संडे को आप निकाल दो, अपने टेस्ट लिखो और फिर संडे को आराम करो। लेकिन 6 दिन आपको इतना पढ़ना है कि आपको बाहर नहीं जाना है, किसी से कुछ नहीं मिलना है। कोई अगर दोस्त बोले कि आजा 2 मिनट का है, नहीं बिल्कुल नहीं, अपने पढ़ाई करनी है। तो 10-12 घंटा अगर रोज पढ़ी हो और कंटिन्यू पढ़ी हो तो बढ़िया हो कि कंसिस्टेंसी और टैलेंट जब मिले जब सक्सेस मिल जाओ आराम कुछ भी मेरे अब आप मानो नहीं मानो, वैसे पहली से लेकर 12वीं तक मेरे 85% प्लस ही थे हमेशा हर वो मान सकते थे। मेरे 10th में डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी और 93.67 परसेंटेज थे उस टाइम। 10th में भी अच्छे परसेंटेज थे, फिर 12th में साइंस में भी अच्छे 91 परसेंटेज थे। तो परसेंटेज के मामले में ठीक था। ये मान सकते हो कि वो नहीं है कि मेरे को किसी ने इंतकाम दिया ऐसे मेरा इंतकाम देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है सीन के भाई लगातार पढ़े हुए नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ कभी, क्योंकि मेरी सोशल साइंस भी अच्छी थी। 10वीं में जब पढ़ते थे सोशल साइंस वगैरह तो टीचर पढ़ाते, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि भी सोशल साइंस वीक है। मुझे हिस्ट्री भी अच्छी आती थी, मुझे ज्योग्राफी भी ठीक लगती थी, पॉलिटी भी अच्छी थी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि सोशल। और फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो कोचिंग वालों ने सब समझा दिया। तब जैसे साइंस फिजिक्स भी समझ ली, केमिस्ट्री समझ ली, मैथमेटिक्स समझ ली, तो फिर हिस्ट्री में इतनी दिक्कत नहीं आई। आर्ट्स में ऐसा है क्या, मतलब ये जैसे मान लो दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं कर सकते, जैसे कि अलग कॉमर्स लेते हैं या वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? नहीं कोई भी सब्जेक्ट नहीं ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। नहीं सब्जेक्ट बीए बीएससी बीकॉम जो भी करो आप, जैसे बीए एलएलबी होती है या बीएसटी जो बीए बीएड होती है उसके 4 साल बाद ग्रेजुएशन मानी जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ सब्जेक्ट चाहे कौन सा। अगर अभी आप ये वाला आप मान लो देते और आपने पहले 1-2 घंटे आप दे चुके हो। हाँ अभी आप विदिन ये 5-6 मंथ है इसमें मेहनत आप क्या रहती है मैथ्स की वो देखते हैं। हाँ बता दो ऐसे पेन चल कि आपकी अभी प्री है और एक मेंस है, 2 रणनीति अपन अपना सकते हैं, ठीक है। एक तो जो प्री में जो कॉमन सब्जेक्ट है और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट है, उसको आप प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे मान लो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये 5 सब्जेक्ट है। ये राजस्थान और इंडिया, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड तीनों हो गई, राजस्थान इंडिया होगी, और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टेक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये 5 है, ये 5 कितने कितने नंबर के हैं? 70 नंबर के हैं सारे। ये रणनीति, ये मतलब आप प्री में पढ़ोगे, इसका सिलेबस थोड़ा मेंस के लिए अलग है, बाकी सब है ना। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस है प्री और मेंस का सेम है। तो आप ये अप्रोच रख सकते हो कि इस टाइम प्री के टाइम जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा ना, तो मेंस का सिलेबस साथ में रखूंगा और मेंस के साथ पढ़ूंगा इसको, चाहे कितने भी मेंस के सिलेबस कितना भी हो, जब तक मैं ये नहीं करूंगा मेंस का तब तक ये सिलेबस मैं क्लियर नहीं मानूंगा। तो ये 5 सब्जेक्ट दिए और पास में आप लिख लो 200 नंबर की हिंदी इंग्लिश, एक ये अप्रोच है। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, प्रीलिम्स के टाइम मेंस का सिलेबस हो गया, मतलब ये है 70% कंटेंट है आरएस का। क्योंकि ये 500 चीजें पढ़ ली आपने, फिर पीछे क्या बचता है? ये बचता है एथिक्स, पॉबेट और 5 छोटे सब्जेक्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर, टेक। ये बहुत कम चीजें है, मतलब 6-7 रजिस्टर मुश्किल से होंगे, इनके रजिस्टर है 15।
तो ये कंटेंट हो गया। एक तो ये रणनीति अपना सकते हो आप कि आपने प्री के टाइम प्री और मेंस दोनों का पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश को साथ में पढ़ते गए आप, तो आपका ये कंटेंट तैयार हो गया। फिर जैसे ही मेंस का आए तब आप इसको करोगे। और दूसरी रणनीति ये रख सकते हो कि 5 महीने हैं प्री को लेकर, तो 2 महीने ये सारी चीजें करो, 2 महीने ये सारी चीजें करो और उसके बाद 3 महीने प्रीलिम्स के लिए शिफ्ट हो जाओ। तो ये चीजें आप कर सकते हो। मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है, ये प्री और मेंस दोनों की। इससे क्या होगा, ये सब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे और अपने पास ये भी नहीं रहेगा बर्डन कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये आप रणनीति फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरी सिस्टर है, वो तैयारी कर रही है, तो मैंने भी उनको ये रणनीति बताई कि आप इस रणनीति के साथ पढ़ोगे और प्री और मेंस के टेस्ट है वो साथ साथ लिखने प्रयास करो। कंटेंट मार्केट में खूब है, तो प्री और मेंस के, जैसे प्री की एक टेस्ट सीरीज प्री की लगा ली और एक टेस्ट मेंस का दे दिया अभी, तो आपके ये सारे सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ इसका मतलब पीछे कुछ बचा ही नहीं है। मैंने भी मेंस क्लास से ली, ग्रामर आई 20 नंबर की, जिसमें पहले 10 नंबर के वो आते थे ग्रामर, 10 नंबर की तुक्के मारने आते थे। अब देखो ये भी एग्जाम में 7 थे, इनके तो 6 या 7 नंबर से ज्यादा थे ग्रामर में, मेरे थे 10 में से 2। मैंने क्लास से ली 4 महीना, ग्रामर पढ़ी भयंकर के, इस बार 10 में से 10, इससे कम और नहीं आए, कितने 10 में से 2। इधर तुक्के मारे, 2 ऑप्शन आते हैं, ए या बी चूज करो उस दिन। हाँ, इस बार वो भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मामला थोड़ा गंभीर लगता है। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक प्री पोजीशन है उसको आप पढ़ के जाओ, दूसरा है कि पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें क्या है part? पार्ट ऑफ स्पीच में ये है कि एक सब्जेक्ट दे देंगे आपको, जैसे वाटर सब्जेक्ट दे दिया, अब वाटर का नाउन में यूज करो, वाटर का वर्ब में यूज करो, वाटर का एडवर्ब में यूज करो। ये होगा, जैसे अब मैं पानी पीता हूं, यहाँ पानी नाउन हो गया। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर्ड, वाटर्ड होता है किसी पौधों को पानी देना, सींचना, सिंचाई, तो वो वाटर यहाँ पे वर्ब हो जाएगी कि वो माली पौधों को सींचता है, तो वहां पे सींचता है ये वर्ब हो जाएगी, और इंग्लिश में क्या होगा, वाटर्ड होगा। तो इस तरह से, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सरल है, ये आप कर सकते हो, बहुत इजी है। मतलब इतना अपन ये नहीं है कि यार ये क्या आ गया, एक सीधा सा सिंपल सेंटेंस बनाना है और अपन कर लेंगे। कोई भी कंटेंट से आप पढ़ो, क्लासेस से ज्यादा। अब आप एक को मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडियन एक्सप्रेस एक अपने को ऑनलाइन मिल जाएगा, अपने यहाँ आता है नहीं आता है, आपके आ जाएगा, हो सकता है आता भी होगा इंडियन एक्सप्रेस। एक एडिटोरियल की आप हैबिट बना दो कि एक एडिटोरियल मुझे पढ़ना है डेली। इंग्लिश का है, थोड़ा जटिल रहेगा कि आपको लगेगा यार क्या पढ़ रहे हैं, उससे क्या कितनी चीजें तैयार होगी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ऐसे, उसके बाद पॉलिटी, IR, टेक, ये सारी चीजें किसमें, इकोनॉमी, ये सारी चीजें करंट बेस्ड है, वो आपके एडिटोरियल से तैयार हो जाएगी चीजें। और इंग्लिश तो होगी होगी, इंग्लिश में कितनी चीजें तैयार होगी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से ज्यादा वो होगा जहां पे आता है इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना। अखबार में अपन क्या करेंगे, इंग्लिश से हिंदी करेंगे, अपने दिमाग वही चलता है कि अखबार में हिंदी इंग्लिश से हिंदी में कर लिया, वो आपकी चीज तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं हो क्या था वो, पैसे, अनसीन पैसेज आता ना, कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज प्लस प्रेसी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हिंदी अर्थ निकालते हैं अपन, हिंदी अर्थ निकाल दिया, उसके बाद करते हैं। और एडिटोरियल में क्या करेंगे, हिंदी अर्थ निकालेंगे, उसका सार निकालेंगे, फिर करेंगे। ये चीजें तैयार हो गई, ये चीजें तैयार हो गई, ये चीजें तैयार हो गई, लिखना तैयार हो गया। आप एलाबोरेशन लिखोगे, उसमें चीजें तैयार हो गई। तो ये चीजें एक एडिटोरियल से इतना सारा हो रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसलिए यही है कि आप एक एडिटोरियल अच्छा सा ढूंढ के, जैसे कल एडिटोरियल आया था कि ईरान और US के बीच में डील हुई, उसके क्या क्या फैक्ट आए कि क्या क्या हुआ है उसमें। एक बार और एडिटोरियल आया कि जैसे मौद्रिक नीति समिति है उसकी बैठक हुई,
उसमें रेपो रेट को स्टेबलाइज क्यों किया, रेपो रेट अभी सेम क्यों रखी, उसके रीजन बताए हुए थे। इससे क्या होगा, आपके इकोनॉमी में ऐसा सवाल आ नहीं सकता कि मौद्रिक नीति समिति है लगातार रेपो रेट को है वो स्थिर रख रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, पूछ सकते हैं। तो ये आपके नॉलेज, अखबार है एक नॉलेज का है, तो आप पूरा अखबार मत पढ़ो, टाइम लगेगा आपको, 2-2 घंटे अखबार पढ़ने बैठ जाओगे। एक एडिटोरियल, एक एक्सप्लेन कॉलम आता है, उसको एक को है ना अच्छे से करोगे आप, तो आपका सब चीजें, ये चीजें बेहतर हो जाएगी। तो आप प्रयास करना, आपको पक्का लगेगा कि 1 महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ यार इंग्लिश तो आ रही है मुझे, इतनी हार्ड नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरा उस टाइम इंटरव्यू था 24 में, तो 24 में इंटरव्यू के टाइम मुझे इसने हेल्प की। मैं एडिटोरियल पढ़ता था डेली, तो इसमें जैसे AI कोर्स वाला एक सवाल आया था अपने, तो AI कोर्स वाला सवाल उसमें एडिटोरियल पेज में आया था। काफी चीजें, जैसे एक रिफाइनरी का सवाल आया था, जैसे किसी ने दिया हो तो पिछला मेंस, तो रिफाइनरी का सवाल आया था, तो मैंने एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें ये था कि दिया कुमारी जी है वो अगस्त में रिफाइनरी का उद्घाटन करेगा, तो मैंने वो लिखा बकायदा नीचे कि रिसेंटली ये न्यूज में है कि रिफाइनरी का उद्घाटन हो जाएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह है कि आप एडिटोरियल पढ़ के आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एडिटोरियल में आप देखना कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्या प्रीपोजिशन लगाया गया है, क्या सेकंड फॉर्म क्यों आई है, डिड क्यों नहीं लगा, डू क्यों नहीं लगा, डू नॉट क्यों नहीं लगा, डज नॉट क्यों नहीं लगा, हेड कहाँ लगाया है, हैव टू कहाँ लगाया है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो आप फॉलो करना जरूर। एक बात मेरी ये सबसे अच्छी चीज है, ये गौर करना आप, और आप अच्छी हो जाएगी आपको। कंटिन्यू आप है ना, अगर 6 महीने इसको फॉलो कर लिया ना, तो आप सबसे बेहतर होंगे। और कोई सर एग्जाम है, और जैसे अब PSI का भी है एग्जाम है, वनपाल का जैसे आप बता रहे हो वो भी एग्जाम है, तो इनका पहले तो सबको ये होना चाहिए कि जो सिलेबस में चीज लिखी है ना, वो अपने को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जो सिलेबस में लिखा है, सिलेबस रखो अपने पास, हमेशा टेबल पे सिलेबस रखना चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी ली नहीं, फोन देखा नहीं, फोन में फिर डाइवर्जन, इधर उधर भटके नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी रखो पास में, और सिलेबस के एक एक पॉइंट, जैसे ये सिलेबस का एक पॉइंट क्लियर होगा तो उस पर ऐसे टिक लगा दो बस। और लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत जरूरी है कोई भी एग्जाम के लिए। जैसे आपका सिलेबस है, आपने ये मान लो एक नोट्स फॉलो कर दो, कोई भी बढ़िया लगे आपको कि इसमें मेरा है अच्छा बैठ रहा है, एक नोट्स फॉलो कर दो, उसको बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, और आपको लगे थोड़ा इस कंटेंट कम है इस नोट्स में, तो उसको NCERT और RBC बुक से फिल कर दो पूरा, फिर उसी को बार बार पढ़ो। 10 कंटेंट को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़ो। ये सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इतना पढ़ोगे, आपको वो क्वेश्चन देखकर ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन के ऑप्शन से मैं आंसर कर रहा हूँ। और सिलेबस को अपने पास रख के सिलेबस का एक एक बिंदु करो, उसके बाद है ना बहुत रिवीजन करो। और एक टेस्ट सीरीज लिखना बहुत जरूरी है। जो टेस्ट सीरीज नहीं लिखता ना, जो टेस्ट सीरीज टेस्ट नहीं देता, मॉक टेस्ट नहीं देता, तो फिर वो गलतियां कहाँ करता है, मेन एग्जाम में। वहां बार आके पता चलता है कि यहाँ तो असत्य कथन पूछा था यार, मैंने तो सत्य पे सोच लिया, फिर वो ऑप्शन गलत लगाएगा, तो वो गलतियां करेगा मेन एग्जाम में। और जो टेस्ट सीरीज देगा वो करेगा टेस्ट वाले दिन, तो वो गलतियों से सीखेगा कि क्या कमी रह गई, तो वो सुधार करेगा, और कितने मार्क्स कम आ रहे हैं, कहाँ वेरी कर रहा है। नहीं तो अपने को खुद का मूल्यांकन पता नहीं कि अपन LDC एग्जाम में कहाँ स्टेबल है, कहाँ अपना लेवल कहाँ है, और कहाँ मेरिटेज आ रही है, कहाँ लोगों के नंबर आ रहे हैं। वो अगर आप निर्धारण नहीं करोगे तो फिर आप एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाओगे, जहाँ कोई असेसमेंट नहीं है खुद का। तो आप टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ मैं यहाँ ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मेरी स्पीड कम है मैथ्स में, मेरी इंग्लिश में थोड़ी वोकैबुलरी कम है, तो वोकैबुलरी, तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज लिखना जरूर स्टार्ट करें। टेस्ट देना चाहे किसी भी एग्जाम का हो, चाहे LDC एग्जाम हो, चाहे वनपाल हो, चाहे PSI हो, हर एग्जाम, जैसे RH प्रीलिम्स की होती है उसकी भी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें, सिलेबस का एक ही पॉइंट करें, और लास्ट टाइम में रिवीजन करें। यही हर एग्जाम की यही गणना है कि ये हर एग्जाम को ऐसे ही क्लियर करना। NCS ठाकर साहब बैठा ही जाओ, तो GS में काफी चेंजेस किए इन्होंने, पेपर हार्ड बना रहे हैं GS में। मतलब कितना भी अच्छा करके जाओ तो आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन टफ लगते हैं कि 50 क्वेश्चन कर ले अपना, सबका टारगेट यही रहता है। हालांकि ज्यादा का टारगेट, जिसके मैथ रीजनिंग नहीं है, उनका टारगेट रहता है कि किस तरह से 36 कर ले। तो आपको हिंदी में अच्छा स्कोर कर सके, हिंदी में मेरे 90+ सवाल है, ठीक है, 90 है, यहाँ है 50, तो 275 280 के आसपास आ रहे।
तो हिंदी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके पास स्कोप है हिंदी को अच्छा करने का। तो हिंदी में अच्छा करने के लिए आप अलग अलग किताबें हैं, तो उनको आप फॉलो करो, आप किताबों को, और बहुत अच्छे से तैयार करो, बहुत अच्छे से, मतलब जहाँ कहीं भी हिंदी के वर्ड मिले उसको लिखो, नोट्स में लिखो, और फिर एक नोट्स रखो और उसको बार बार रिवीजन करो। नोट्स एक रहना चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए, सब यही है। पढ़ो, आप हिंदी के लिए किताबें पढ़ो अलग, जीएस के लिए कोई एक नोट्स बार बार रिवीजन करो, हिंदी के लिए आप पढ़ो, किताबें पढ़ो, 3-4 किताबें पढ़ो। अभी आपके पास नोट्स तैयार होंगे, अभी अगर नहीं है तो सॉर्ट रखो कि मैटर सॉर्ट करो, ताकि आप कम समय में कर सको, तो मैटर को थोड़ा सा सॉर्ट करके आप हिंदी में बेहतर कर सकते हो। आप स्कोप यहाँ पे है, हिंदी में अगर आपके 90+ हो जाते हैं ना, वहां अगर आप पास भी हो जाते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन है। जैसे जो मार्केट में, जैसे एक राघव प्रकाश जी की है, और दूसरी एक हरदेव बहारी सर का एक आता है, उसमें से जो वाक्य शुद्धि है वो उसमें से आती है, पॉकेट बुक। कोई पॉकेट वाली हरदेव बहारी। और उसके बाद एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की, आप वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली, उसको आप पढ़ सकते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, एक 36 पेज की है। बाकी एक रणजीत सर की किताब है, तो इसको आप पढ़ सकते हो पीएसआई के लिए इनका। फिर एक 9-10 की है, 9, 10, 11, 12 रचना प्रबोध, वो व्याकरण भी है। तो आप इन सब चीजों का मिक्सअप करो, अपने खुद के एक नोट्स तैयार करो, और फिर बार बार रिवीजन करो, तो ये चीजें अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पढ़ने से ज्यादा अब प्रैक्टिस पे रह गया फोकस, कि आप क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करो, तो वो प्रैक्टिस हो गई कि भाई आप एक क्वेश्चन आया एनालिटिकल, आप सीधा लिखोगे एक, और एक प्रैक्टिस की भी लिखोगे, तो उसमें फर्क हो जाएगा। आप पहले भी उन क्वेश्चनों को हैंडल कर चुके होंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेंस वाले टेस्ट, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जैसे मेरे काफी टेस्ट सीरीजें लिखी हुई थी, 5-6 टेस्ट सीरीज आराम हो गए थे, कि भाई कोचिंग के दौरान भी लिखा, फिर बाद भी कोई टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस रिटर्न, वो भी कर ली थी, मेंस के टाइम टेस्ट सीरीज थी वो भी लिखी थी, हिंदी इंग्लिश के पेपर भी लिखे थे। हिंदी इंग्लिश रोज एक आप रूटीन फॉलो कर दो कि डेली एक पत्र लिखेंगे हिंदी का, एक इंग्लिश का कोई भी 10 नंबर का कंटेंट तैयार करेंगे, कंटिन्यू फॉलो किया। क्यों, कितना मिनट लगता है, 15 मिनट इसमें लगेंगे, 15 मिनट इसमें लगेंगे, और कितने कंटेंट कितने नंबर का तैयार हो रहा है। पहला तो हमारा है, जैसे 120 री हिंदी आती है, 80 री इंग्लिश आती है, 80 में 20 ग्रामर है, तो ये तो 50 ग्रामर, ये कितने हो गए 70, और ये हो गया 60, 130 नंबर का कंटेंट है पत्र और इंग्लिश वाला है पिछली बार, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज है। तो इसको करोगे 130 नंबर, और छोटे सब्जेक्ट 6 करोगे कितने नंबर, 120 नंबर। कौन आगे रहेगा। इसमें करना क्या है, आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करनी, और आप जॉब में हो या फिर ऑनलाइन आपको ऑफिशियल लेटर मिल जाएंगे, उसकी लैंग्वेज आप कॉपी करो। हर किसी के पास कोई तो कोई पत्र तो आता ही होगा, आजकल ग्रुप गणे हैं, ग्रुप में किसी का आदेश आ गया, जैसे मौसम की चेतावनी को लेकर आदेश आ गया, वो भी तो कोई कार्यालय आदेश होगा, कार्यालय पत्र होगा, उसको आप फॉलो करो, उसकी क्या लैंग्वेज है उसको फॉलो करो आप, उससे आप अपना बेहतर कर सकते हो इसमें। तो इस पे फोकस करना चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन। मैंने कॉपी देखी, उसमें एक मंत्र आया था स्पोर्ट्स में, जन्मः औषधि मंत्रः तपः, ये अपने कभी पढ़ा ही नहीं, 2023 में आया था, और उसमें लिखा था इसके प्रमुख अवयवों का वर्णन करो। अब सीधा देख के यार इतना हार्ड है, मैंने बहुत टाइम लगाया था इसमें, लगाया था। हाँ। फिर ये वो हर कोई देखेगा यार ये हार्ड है, कहाँ से आ गया मंत्र, ये योग सूत्र कौन पढ़े, ऐसे पढ़ो फटाफट जो ये क्वेश्चन आगे रखे यार, कोई आरपीसी ये तरीका है ऐसा पढ़ पूछ ले। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने किया जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये अवयव लिख लिए, 2 नंबर दिए उसने मुझे। करना क्या था, ये उत्तर है पूरा, जन्म, औषधि, मंत्र, तप। समाधि से रिलेटेड था, समाधि करके था, मैंने उसमें समाधि वाला कर दिया क्योंकि योग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हाँ, तो वो ये तो इस तरह से अटेंड करना सीखो आप। शुद्ध तुक्का मारेगा ना, क्योंकि बहुत सारे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध तुक्का मतलब
तुक्का भी पास में मारोगे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप ऐसे टेस्ट दोगे, टेस्ट में ऐसे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन खूब आएंगे। टेस्ट में सर जनरली जैसे कोचिंग वाले हम नोट्स भी पढ़ते हैं और वो भी बनाते हैं, तो जनरली अपने नोट्स दे देते हैं, हाँ। तो वैसा कॉन्फिडेंस हिलता नहीं एग्जाम में जैसे हिलता है। हाँ, तो इस बार वो नहीं देंगे, कोचिंग वाले और भी सर वही टेस्ट पैटर्न सीरीज से में अगर ज्वाइन भी करें तो कॉपी चेक भी तो वही करते हैं नॉर्मल। हाँ मतलब मेन Coaching से एक वाले। बार मेन से लिख रहे हैं वो वाले, तो फिर हाँ। हम सही माने या फिर चैट जीपीटी नहीं से सही या नहीं, Gemini सही से। मानो, वो चेक करो, वो चेक कर रहा है उसको सही मानो आप। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी वो तो जरूरी है कि ऐसे का नहीं, मतलब ऑल ओवर कंटेंट पढ़ते ही अपन कि ऐसे किस में आएगा, इकोनॉमी आएगा, पॉलिटी यही आएगा, syllabus ज्योग्राफी, ये है, सिलेबस यही तो आ यही रहे है। हैं। ये कंटेंट पढ़ लिया वो तो जरूरी है ही ऐसे में। हमारे टाइम ऐसे आता था 20 नंबर का, ठीक है, और 20 में से जो बढ़िया लिखेगा उसको आएंगे 8 या 10, और जो गंदा लिखेगा उसको आएंगे 5। हम थे इसमें से। मैंने निबंध की कभी प्रैक्टिस की नहीं, क्योंकि 20 नंबर है, ये कहते हैं, और आलस आता था, निबंध कौन लिखे है, ऐसे लिख लेंगे वहां आएगा तो। इतना खतरनाक आलस आता था कि अब पता है कि जो अच्छा लिखेगा उसको 10 देंगे, वो जो बुरा लिखेगा उसको 5 देंगे, अपन यार कहीं अंतर निकाल देंगे, अब छोड़ो यार इसको निबंध को। 2-3 निबंध ही लिखे थे। इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया, इस बार आएगा 40 नंबर का, गंदा लिखेगा उसको देंगे 5, जो अच्छा लिखेगा उसको देंगे 25, फिर हो गया 20 नंबर का गैप, आपको कर देंगे अंदर बाहर। अब की बार निबंध लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, सब चीजें निबंध पे इस बार काफी फोकस रहेगा, जो अच्छा लिखेंगे उसको नंबर आए। प्रीलिम्स तक नहीं, फिर मेंस के टाइम ही प्रैक्टिस करें या फिर अभी साथ साथ निबंध की उस टाइम करना ताकि कंटेंट तैयार हो जाए कुछ, अभी से निबंध लिखोगे लिख नहीं पाओगे फिर। और आप मार्केट में और भी निबंध को लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे सर है वो निबंध को पढ़ाएंगे। अभी आप अगर निबंध के लिए क्लासेस ढूंढना शुरू कर दोगे, आपको क्लासेस नहीं मिलेगी, फिर आप परेशान हो जाओगे कंटेंट कहाँ से लाए। अभी निबंध को थोड़ा होल्ड रखो, बाकी चीजें, बाकी पल्लवन है, आप प्रेसी मतलब जो संक्षिप्तीकरण है, पत्र है, 11 पत्र है, 11 पत्रों को लिखना स्टार्ट करो, उसमें भी 4 पत्र है इंग्लिश में, रिपोर्ट लेखन है वो लिखना आप प्रैक्टिस करो, प्रेसी करो, एलाब्रेशन करो, ये चीजें कर सकते हो आप। निबंध को अभी होल्ड रखो, अच्छी सी चीजें आएगी मार्केट में, अच्छे से निबंध की लेकर कोई बुकलेट आएगी, कैसे शुरुआत करना, क्योंकि अपने मोब रुकाम पढ़ियो यूपीएससी में तो पहले भी हतो निबंध, तो उसके उसमें टॉपिक आते हैं, वो आते हैं कि फिलोसॉफी के कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक आ गए, अपना टॉपिक, अब वही टॉपिक सेम रहेगा, नंबर 40 का कर दिया तो कहाँ से शुरू करे, किसी को पता नहीं कि कैसे करना है। तो निबंध को अभी होल्ड करो, होल्ड निबंध अच्छे से, जैसे विकास द्विवेदी सर है और भी निबंध के जो जानकार अपने अपने आसपास है, तो वो अच्छी चीजें बताएंगे, तो उस टाइम आप कर सकते हो। और सर ये पत्र रिपोर्ट है, इसका यूं है खुद से ही या चैट जीपीटी को बोल के उससे क्वेश्चन बना के और फिर आंसर खुद बना सकते हो, खुद को कलेक्टर मान लो, पास वाले को एसडी मान लो और पत्र लिखना स्टार्ट कर लो। और ये फिर उससे चेक करवा ले तो फिर वो बिल्कुल कोई भी काफी समस्याएं हैं, जैसे मान लो आज अब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बाड़मेर कलेक्टर है वो छुट्टियां कर रहा है, आपने की भी है छुट्टियां कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से पहली से 8वीं वाले बच्चे हो, तो वो कार्यालय आदेश है, वो खुद ही लिख लो आप कि आज गर्मी पड़ रही है, आज बारिश हो गई है, बच्चों को आने में असुविधा होगी, इसलिए आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज इस तारीख को स्कूल नहीं खोलें, स्टाफ है वो समय पर उपस्थित हुए, ये भी कर सकते हो। क्यों ऐसा आदेश आता है कि बच्चे नहीं आए स्टाफ आए, वो क्या करेगा, लेकिन आप आदेशित करोगे ऐसे कि स्टाफ है वो समय पर कार्यालय पहुंचे, तो इसलिए तो ऐसा आदेश लिख सकते हो आप, क्योंकि ये कार्यालय आदेश हो गया। लो अभी भीषण बाढ़ की स्थिति हो गई है, तो बाढ़ में क्या क्या व्यवस्था कर सकते हो आप, खुद एक प्रशासक हो, अगर आप होते जिला कलेक्टर, आप उपखंड अधिकारी होते, तो बाढ़ के लिए क्या क्या निर्देश करते, वो खुद लिख लो कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ के लिए ये व्यवस्था करो। और सर आपने एथिक्स के लिए सिर्फ ये क्लास नोट्स आपके जो कोचिंग पढ़े थे या फिर एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा ऐड था जी, एक्स्ट्रा था बिल्कुल, 2 कोचिंग के नोट्स थे और उसके अलावा नहीं जिसका आंसर नहीं आ रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि फैक्चुअल भी था। पर जैसे मैंने अभी टॉपर्स की कॉपियां चेक की, उसमें किसी ने एक ने सिर्फ ये लिखा था कि फ्रांस में होता है और उसको पूरे ए के डेढ़ नंबर उसमें मिले। कहीं मेरी कॉपी तो नहीं देखी मैं आपने सर डाल के रखी मेरा भी फ्रांस में लिखा हुआ था, तो उसने बेचारे ने दया की, मेरा ये लिखा हुआ था कि फ्रांस में हुआ था, तो उसने 0.25 नंबर दिया है उसमें, सिर्फ इतना। वो पता होता है, सबको पता होता है, तो वो मैंने तो इस बार मुंबई में हुआ, पिछली बार फ्रांस में हुआ, ऐसा कुछ बनाया था, लेकिन वो नंबर इतना ही दिया, 0.25 नंबर दिया।
नहीं, मैंने जिसके देखी उसमें एक या डेढ़ नंबर है, तब मुझे लगा उसमें एक लाइन है, ये मतलब ठीक का फैक्ट है, उन्होंने वो अजमेर संभाग से होंगे, उनको तो बेनिफिट मिला ही नहीं। जोधपुर वाला कम मिले, तो ये भी तो हो सकता है भाई फैक्ट। बाकी सब होशियार है, सब पढ़ने में होशियार मतलब थे। इस तरह का रिस्क लेना चाहिए, मतलब लिख हाँ लेना लेना चाहिए, अपने घर का क्या जाता है जिन्हें। भाई वो मैंने जो ईदा सीसा नौग्राम विदेश मंत्री बनी, क्या पता कहीं सेट हो जाए। ऐसे सेट होते नहीं है कि भाई जीरो ही आएंगे, उसमें आना जीरो है, लिख लो भाई मेरी स्पीड अच्छी है, पेपर कभी छूटेगा नहीं, मुझे खुद पर विश्वास है। तो मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए। आलोक शुक्ला था, वो कौन था पता नहीं, मैंने क्या लिखा, मैं भारत का राजदूत था अमेरिका में, लिख लिया अपने, क्या है उसको पता था, अच्छा लगे तो वो दे देगा नंबर, और गलत है तो जीरो है। जीरो तो पहले से ही है। कुछ एफर्ट लगा के, जैसे अब जन्म औषधि वाला ये किया, कुछ एफर्ट लगाए 2 नंबर आए। जैसे एक आया था कि खेलो इंडिया गेम्स के 10 कार्य क्षेत्रों के नाम लिखो, जिंदगी में नहीं पढ़ा था कभी, उसमें 2 नंबर आए। वही कार्य क्षेत्र, खेलों को बढ़ावा देना, खेल अकेडमियों का ध्यान रखना, खेल प्रतिस्पर्धा करवाना, जो खेलों में अच्छा करे उसको ट्रेनिंग करवाना, और क्या होगा खेलो इंडिया। बस आप उसमें रिलेट करते हैं, उससे भी नंबर में इंप्रूवमेंट करके यदि उसका इफेक्ट पड़ता है कि अपन उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ, वो प्रेजेंट का फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट का फर्क पड़ता है। जैसे अब 150 वर्ड्स के सवाल कर लिए, तो आपको इंट्रो देना है, उसका निष्कर्ष देना है, उसकी मेन बॉडी लिखनी है, लास्ट में निष्कर्ष कोई पॉजिटिव वे में खत्म करना है, करंट का कोई मुद्दा है उसमें देखना है, करंट से स्टार्ट कर सकते हो इंट्रो में कि ये बात चर्चा में क्यों है, हर जो चीज। अब जुडिशियल, जैसे अब एक जोड़ दिया है न्यायिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट हर हमेशा कोई न कोई निर्णय दे कि भाई ये फलाना बनाम फलाना वाद है, इसमें ये निर्णय दिया, अब वो भी जोड़ दिया है। तो आपको ये आर्टिकल मैं बता रहा था ना पॉलिटी का, वो एडिटोरियल से ये होगा कि ये अभी कोई दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि कुछ याद आ रहा है, तो वो आप एडिटोरियल से संभव हो जाएगा। राइटिंग का इतना इफेक्ट कितना है इसमें? राइटिंग का ज्यादा कुछ नहीं पड़ता, मेरी राइटिंग खराब थी तो ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको दिखना चाहिए, साफ बात तो ये। तो आप इसके लिए, राइटिंग अगर खराब है ना, तो आप ये फॉर्मेटिंग करोगे ना, फॉर्मेटिंग से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी, मतलब फिर अगर थोड़ी बहुत भी खराब है ना, तो वो उसको दिख जाएगा, बॉक्स बनाओगे आप, अंडरलाइन करोगे तो वो खुला खुला दिखेगा आप। कंटेंट में जगह कम नहीं पड़ती। जैसे हम जब पेपर लिखते थे तो हमारी चिंता ये थी कि हम कंटेंट हमारे पास ज्यादा था, आप लोग कंटेंट लिख रहे हो, वहाँ लिखोगे कहाँ पे, फिर हम साइड में नहीं भरते थे। वहां तो तुरंत पढ़ा हुआ तुरंत लिखना था, यहाँ पता नहीं कब बारी आएगी उसकी। तो आपने जैसे आपने कहा ना कि एक समुंदर भर पढ़ान, पते के घड़ों पर याद रहे, पते लोटो पर लिखे आन, पते चुल्लू पर नंबर आवे, तो यहाँ आएगी। अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाता जाओ, अपन पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, वो तो बार बार रिवीजन करोगे, उतना पढ़ा हुआ इतना याद रहे, वो बार बार रिवीजन 50-60 बार पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। वो आप 10 पॉइंट याद करोगे तो 8 लिख के आओगे, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आइडियल कंडीशन है, बाकी 6 पॉइंट ही लिखते हैं तो स्पेस खूब पड़ता है कि भाई स्पेस भरने के लिए क्या लिखें, फिर अपने अपने तीर निकालते तर्क से कि कुछ और लिख लिया, कुछ की कुछ लिख लिया, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसे नहीं होगा कि आपको स्पेस कम देंगे और आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट ज्यादा है, तो उसको फॉर्मेट कर दो, वापस वही पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख लो, आप बहुत ज्यादा लिख पाओगे। ये करने की जरूरत नहीं है अपने। जैसलमेर वालों के साथ दुविधा ये रहती है कि जयपुर में बैठे हैं, वो तो मतलब इससे बहुत आगे हैं। नहीं, अब जैसे फोन है, फोन में पूरी दुनिया है, ठीक है, वो जो वहां पढ़ेगा कोचिंग में, वहां जो पढ़ेगा, वहां टेस्ट सीरीज जो देगा, वो सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, सारा ऑनलाइन मैटर है, सारी ऑनलाइन क्लासेज है। तो अब कोई बैकवर्ड नहीं है कि पहले जो जयपुर में कोचिंग ले लिया अपन और हमें जैसलमेर वाला बेचारा पिछड़ा है, पिछड़ा नहीं है, हमें फोन में पूरी दुनिया है, घरे बैठो आदमी है, वर्ल्ड क्लास चीज है, दिल्ली की कोचिंग ले सके थे तो जयपुर है अपना नेड़ो ही। तो ये सारी चीजें अब फोन में अवेलेबल है, पूरी सब चीजें अच्छी सी है। आप जहाँ कहीं से कंटेंट मिले तो कंटेंट को आप ऑनलाइन ले सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन, ये सारी किताबें हैं, जो भी आपको किताब पसंद आए अमेजन डिलीवरी होगी। जैसलमेर में बढ़िया सिटी है, आप 4 महीने गुलजार रहे जैसलमेर हो तो है, तो टूरिज्म में वगैरह में तो वहां से आ जाते हैं, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और लोग आ जाओ, जयपुर कंटेंट को नहीं आवा, ये हो सकता है क्या? कंटेंट तो सर आप देश से भी तो आती है बात। आते हैं किताब, हाँ
तो सारा कंटेंट मिल जाएगा ऑनलाइन, सारी क्लासेज ऑनलाइन मिल जाएंगी। ऑनलाइन और सस्ता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन और सस्ता है। और ऑनलाइन का फायदा ये है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वहाँ जयपुर में भटक जा सकते हैं, कोई भी चांसेस है कि पूरे भटकने के, लेकिन यहाँ घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। तो आरएस की वैकेंसी पे मेला लगता है, बस तो मेरा आरएस है नहीं, वैकेंसी यार मेड़ो लागे। तो फिर हो जाएगा, फिर आपके मन नहीं है तब भी आगे उधर घूमते रहोगे कि आप इधर आगे आ बस तो दोस्ता बेड़ा कैफे कल्चर बहुत ज्यादा है, और बैठा रहो गप्पा लगाओ, कहीं ठाई नहीं पड़े, बिल्कुल ही टाइम दियो ठाई नहीं पड़े। बस तो यहाँ आपका अच्छा है कि आप पढ़ो, आप बढ़िया करो चीजें, आप बैठे रहो एकदम लाइब्रेरी में बैठा रहो। कोई बाहर थड़ी को चाह रही तो बेचो के, और बाहर हमें घर घर हैंग फिरता उसे घरे बैठो देखो कि हाँ हो लाइब्रेरी जाओ है कि बहन आयो, तो अपना आपना मन नहीं करे कि भाई बाहर भी बाहर हणो कोई जाली। वो जयपुर में स्वतंत्र है, आपने कोई घर आलो नहीं, कोई पाखड़े नहीं, बस बिना मोरी रूंठ बेलगा मूठ। तो यहाँ है कि तो बढ़िया आप अच्छे से करो। आपको ये है कि आप जैसलमेर में बैठे हो अपने घर पर बैठ कर, वहाँ समस्या आती है कि खाना की समस्या होगी, का कल्चर सेट को हुए नहीं, को कोई दिक्कत हो, कमरो एड़ो मिली कंजस्टेड मिली जो कोई मतलब बाहर हो नहीं, ये तो आपने बाहर में आराम में बैठा हो। लू बाजे तो महीना ऐसे लगाएड़ो है अकेडमी घने, उसमें आकर बैठ जाओ आप। लाइब्रेरी में एसी होगी, हर लाइब्रेरी में एसी होगी, उसमें बैठ जाओ आप, लू से तो बच जाओगे। तो आप अच्छे से करो, लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस लो, कंटेंट खूब है उसको ऑर्डर करो, जो भी कंटेंट पसंद आए ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन स्क्रॉल करो, पीडीएफ ढूंढो, सब चीज़ें अब अवेलेबल है। यहाँ टेस्ट दे सकते हो, यहाँ ब्रांचेज है बहुत सारी, प्री की दे सकते हो, मेंस की टेस्टरी दे सकते हो। 23 की पूरी मौत गाँव की ढाणियों की 23री, हाँ बिल्कुल मेंस प्री भी जयपुर गया ही को सब कुछ कंटेंट यहाँ मिल गया हमें। गुडे कोई पंचायत थी मारा आप रही तो मैं आप प्रिंटर और प्रिंट निकाले ले आया, पेपर दिया ऑनलाइन, हुआ ना भेज दी पीडीएफ, वो पाची चेक करी। मानो मान लो आप कह रहे हैं ना तैयारी 21 से 23 तक मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं था, 21 से 23 तो कोचिंग कर रही थी उस टाइम। लगे क्या, अगर एक बार असफलता आपको डिमोटिवेट करती है, तो यार 21 से मैंने 23 दिया, तब तक थी नहीं वैकेंसी थी नहीं, तब मैंने कोचिंग कर ली। फिर 23 का प्रीलिम्स दिया पास, 23 का मेंस दिया पास, क्या हुआ 23 का प्री पास, 23 का मेंस पास, 24 का प्री हो गया था मेंस के रिजल्ट के बाद, 24 का प्री पास, 24 का मेंस पास। मेरी दुविधा तो तब हुई ये देने के बाद, 23 का रिजल्ट आया कि आपका नहीं हुआ। ये सब मैं दे चुका था पहले, हाँ इंटरव्यू 24 से मेंस रहे, साथ साथ चलता था इंटरव्यू। रिजल्ट मतलब इंटरव्यू हुआ 24 की मेंस के बाद, लेकिन रिजल्ट इसके देने के बाद फिर 24 का मेंस आया, मेंस का रिजल्ट आ चुका था, 24 का मेंस, इसके फाइनल रिजल्ट से पहले 24 का मेंस आ चुका था। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा नहीं होगा, ऐसा पीरियड नहीं। पीरियड आया कि 23 में मैं फेल हो गया, फिर मेरा था 24 वाला, ये अभी PSI गया है एग्जाम, वो था। उस टाइम सेल्फ डाउट हुआ थोड़ा कि यार 23 में यही किया, 23 में फेल हो गए, 24 की सेम रणनीति है, 24 में भी फेल हो गए। ऐसा मतलब मैंने मन में नहीं सोचा था कि कोई सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। डाउट रहता है खुद पे कि 23 में रणनीति सेम, 24 में रणनीति सेम, कुछ चेंजेस किया नहीं क्योंकि फेल हुए नहीं। हम ब्रह्मास्मि, अपने चेंज क्यों करना है, 23 में पास हो गए, बस अब रैंक सुधारनी है, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएंगे हो जाएगा। फिर रिजल्ट आया तब पता चला ओहो डेरो तो गड़बड़ हो गई, 663 में अटक गया, सिलेक्शन हुआ नहीं 23 में, और 24 में सेम रणनीति है, 663 मना लागे पाची आगे रैंक है, होना कुछ नहीं है। जना पाचो 24 रो आना PSI हुआ एग्जाम, उसके लिए मैंने इंटरव्यू के साथ इसकी PSI की तैयारी की। तब थोड़ा सा ऐसा लगा यार नहीं हुआ तो क्या होगा, 21 से तैयारी कर रहे हैं, 21 से 26 के बीच, और अगर ये SI भी नहीं होता तो 28 के बीच अगर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। 7 साल में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मात्र वीडियो जॉब है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो लगा थोड़ा यार बहुत गड़बड़ हो गई यार, 24 में थोड़ा सुधार कर लेते तो हो जाता, या और कुछ कर लेते तो हो जाता। वो सब मसाणियों वेरा क्या करे अपने एक कि मसाण में जावा के नहीं आदमी बालन जावा, वो इतने हैंग होते यार की है आप जिंदगी यहाँ काटी, यहाँ क्या किया, एक दिन सबको यहाँ आना है, ये क्या ले जा रहा है साथ में, इसने करोड़ों की संपत्ति। यही तो मसाणियों वेरा गया कि भाई आप वहां पे जाए, आप वहां मुर्दे को देखकर ऐसा लगता है क्या यार इसने करोड़ों कमाए, आज क्या ले जा रहा है, खाली हाथ आया था खाली हाथ लौट जाएंगे। तो यार छोड़ देते हैं अपन सारे ये धंधे, छोड़ देते हैं, बस आराम करते हैं, संतोष की जीवन जीते हैं। फिर वही उस दिन तो इतना ज्ञान ले अंदर ही अंदर सोचते हैं कुछ नहीं करना है, बस अब अपने जीवन में आनंद करना है और संतोष रखना है कि किसी पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपना जीवन जीना है।
तो दूसरे दिन वही अंधी दौड़ के यार हालो हालो अपने पैया कमाओ ये जो के सोलर पैनल ले आओ, कोई ठेका ले आओ अपने, तो वो इसी दौड़ में लग जाते हैं कि ऐसे करूंगा मैं, ऐसे पैसे कमा लूंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा। अगर छुट्टियां मिली आपको आराम करो, लेकिन नहीं, वो छुट्टियों का यूटिलाइज करेंगे। मास्टर जी है तो वो कहे भाई आपे पड़ा है ठेका पड़ा है सोलर आनो घणा आयोड़ा, पंखा आयोड़ा, पंखा में इन्वेस्ट करो, कई ठा मोटी रिप्यू जुड़े तो बढ़िया है। तो जहाँ है तो अपे मसाणी वेरा अपे यहाँ एक दिन रील देखी यहाँ सोच लियो कि अब तो अब यही करना है बस। एक दिन देखी कि सिंगम री रील देख ली कि हमें पुलिस में जानो है, तो 4-5 दिन पढ़ाई की नहीं, पुलिस कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो छोटा मोटिवेशन नहीं, आप लोग एक टारगेट फिक्स रख लो कि आपको जो आपके जैसे राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, आपको लगता है कि मैं यार इस इलाके में थोड़ा सही हूँ कि मैं टीचर बन सकता हूँ और मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो अपना गोल फिक्स कर दो कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। क्योंकि ये टीचिंग लाइन और आरएस की लाइन बिल्कुल अलग है। आप इससे आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन इससे फिर आना है ना, ये देखो कि भी पहले मैं टीचिंग का करूंगा साथ साथ में आरएस की तैयारी करूंगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। एक बार टीचर बन जाओ आप, फिर आपका ये पूरा छूट जाएगा, फिर आप आरएस की कर सकते हो आराम से। टीचर में पूरा अलग है। मैंने तभी तो बीएड नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि यार मुझे आरएस में जाना है या फिर वीडियो रहना है, इसलिए मैंने बीएड नहीं की। अगर मैं कर लेता बीएड तो मेरा भी मन होता है कि यार बीएड में कितने अवसर खुल जाते हैं आपके, एमए में कितने अवसर खुल जाते हैं, एमएससी में आप फर्स्ट ग्रेड की करो, सेकंड ग्रेड की करो, थर्ड ग्रेड की करो और प्रोफेसर की करो, तो ये ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर नेट जेआरएफ करो, ये पूरा रास्ता अलग है। आप अगर टीचिंग लाइन में जाते हो ये पूरा रास्ता आपको भटका देगा। आप अगर इसमें जाते हो तो इसमें बेहतर करो, आप प्रोफेसर बनो, बहुत अच्छी जॉब है, ग्रेड पे अच्छा है, हमसे ग्रेड पे इनका ज्यादा है प्रोफेसर का। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि यार टीचिंग मेरे में फिट नहीं बैठती है, रोज स्कूल कौन जाए कौन पढ़ाए, मुझे आराम से अपनी प्रशासन की जॉब करनी है, तो आप वीडियो पटवारी ये जॉब अच्छी है, उसके बाद आरएस में आ जाओ। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपना गोल फिक्स कर दो, रील देखकर अपना गोल तय मत करो, अपना चरित्र निर्माण करो। जैसे कि है वो दूसरों को देखकर मत करो कि वो लोग ऐसे कर रहा है यार मैं भी कर सकता हूँ। उसकी अलग क्वालिटी है, तेरी अलग क्वालिटी है। तू किसी अदर में स्ट्रांग है, उसकी साइंस स्ट्रांग है, तेरी आर्ट्स स्ट्रांग है, तो तू अलग कर, तेरा खुद का अपना वजूद रख कि भाई तू आप जैसे आपकी कुछ चीज स्ट्रांग होगी तो आप उसमें बेहतर करो, 100% उसमें बेहतर करोगे आप। आपकी दौड़ अच्छी है, उसकी दौड़ अच्छी नहीं है, आप ये आर्मी का कर रहा है, आप सोचो कि मैं भी करूं आर्मी का, वो तो निकल जाएगा क्योंकि उसकी सब चीजें अच्छी है, फिजिकल अच्छा है, वो तो निकल जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे, फिर निकल नहीं पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा। उससे अच्छा है कि आप अपनी चुनो ही नहीं कि यार मेरी दौड़ अच्छी नहीं है, मैं फिजिकल नहीं कर सकता, तो अपने आरएस ये इधर वाली जॉब पकड़ो कि टीचिंग लाइन लो या फिर ये प्रशासन वाली वीडियो वगैरह ये जॉब लो। तो आप सबका अलग अलग है, तो उसको मैटर को अच्छे से करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए कि देख देख करके भाई वो ये कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने माँ बाप को भी समझाओ कि हाँ मेरी स्ट्रॉन्ग ये है कि ये जैसे मेरे आसपास में मैं देखता हूँ कि यार वो आरएस बन गया। सीनियर आरएस है, तो क्योंकि अभी आपने नौ चयनित आरएस के कुछ अनुभव सुने, कुछ अनुभव थोड़े अनुभव ज़्यादा हो सकते हैं, उससे भी हम सुनना चाहेंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि पहले तो जो सेशन चल रहा था उसी को ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कहाँ थे मतलब हम तो लगभग मतलब सब कुछ डाउट पूछ लिए थे बच्चों ने, हो गया था लगभग। तो बेसिकली क्या है कि हम जब जैसलमेर में पोखरण में मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो कहते थे क्या करोगे, वो सर आरएस बनेंगे। अब जैसलमेर आड़ और की हुआ है कि आरएस बीजे बात आवे जने एक अलग स्पेशल टोन होया करे। अच्छा आरएस बननो, आरएस आरएस को मोड़ देखियो है, तो जो ओढ़वे मेरे को मिले, आई थॉट दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड विद यू, ये चीजें आपके साथ में रिपीट नहीं हो। इसीलिए हमने थोड़ा सा ये ट्विस्ट डाला कि एटलीस्ट महीने में एक दिन, मतलब हर महीने एक टॉपर्स आपके बीच में आए, आप उनसे चर्चा करें, उनके अनुभवों से सीखें, उनकी गलतियों से सीखें, उन्होंने क्या अच्छा किया वो भी आप लर्न करें। और ये सारी चीजें आपको जो सेम ठोकरें बार बार वापस नहीं खानी पड़े, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा वो रहता है कि साहब माहौल नहीं है, हैंड होल्डिंग नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो ये जितने सारे बहाने हैं, ये बहाने कहीं ना कहीं इस सेटअप के माध्यम से आपके ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इसलिए आपको लाइब्रेरी से भी उठा करके हर महीने 2 घंटे आपको इसलिए बैठाया जाता है, चाहे आपका मन हो या ना हो, कि इस बहाने आप उस वाइब्रेशन से जुड़ें, उस थॉट से जुड़ें। इतना आप तय मानिए कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसने अपनी कई सारी रातें जगाई हैं,
कई सारे दिन के चैन उन्होंने पढ़ाई को दिए हैं, कई प्रकार के उतार और चढ़ावों को वो झेला है। और ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति जब संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होती है उसका एक ऑरा डेवलप होता है। और हम भारतीय संस्कृति से आते हैं, इसमें ये भी माना जाता है कि हम जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं वैसे हम बनते हैं। हमारा जो माइंडसेट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के बीच में उठते या बैठते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको करवाता हूँ। पेन बताता हूँ तो आप में से कोई बताएगा कि ये जो आकृति है ये क्या है? एनीवन? इसको देख के आपको क्या लग रहा है ये क्या है? एक लाइन। और क्या है? दो बिंदु से मिलने वाली आकृति। और क्योंकि मेरी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जो चीजें हैं उसको हम महसूस कर सकें, देख सकें। ठीक है, अब अभी तक आपको ये चीज दिख रही थी, अब ये क्या है? क्या है ये? क्या है? इसकी आइडेंटिटी पूछ रहा हूं मैं। ये किसने तय करी? 5 क्या है इसका? ठीक है, और यदि ज्यादा में हम मान लो क्लियर करें, ये इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो संगत है वो संगत कैसी है, वो संगत ये तय करती है कि आप क्या हो, व्हाट यू आर। आपको अंदर अंदर बहुत लगता है कि आप साहब ये चीजें तो हमें आती है, ये चीजें तो हम कर ही देंगे, इसमें तो क्या है, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। ये जितना सेटअप है, इस सेटअप का एक ही मकसद है कि आप हो क्या? वैसे मैं रोज आपको क्या बोलता हूं, आप क्या हो? आप सब क्या हो? आप सब डायमंड हो। लेकिन वो डायमंड तरह से हुए नहीं है, मौलिक धूल मिट्टी से भरे हुए, अंदर से डरे हुए, सहमे हुए, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो आप डायमंड हो। अब उस डायमंड को आप मेहनत करके डेली थोड़ी थोड़ी धार दोगे, तो जैसे महेंद्र दान जी पधारे हैं और इनकी चमक से जैसे आप आकर्षित हुए हो, एक दिन वो चमक आपके अंदर भी आएगी। और वो चमक कैसे आएगी कि आपके पड़ोसी कौन है, आप किसके साथ उठते या बैठते हैं। तो आज आप 2 घंटे से किसके साथ बैठे थे? में थे और उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमें दे दी है। बढ़िया। तो वीकली तो टेस्ट हो ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेंस ओरिएंटेड हर दिन 4 क्वेश्चन मैं डालता हूँ राजपथ ग्रुप के अंदर, इनको रिप्लाई उसमें आंसर राइटिंग करनी है। और एक जो 2-4 चैलेंजेस होते हैं कि ये पढ़ रहे हैं तो ये छूट रहा है, ये कर रहे हैं तो लग रहा है वो ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, दूसरे से तुलना हो रही है, तो उसका समाधान हमने ये निकाला है कि यहाँ लाइब्रेरी में लगभग 70-80% लोगों को एक फिक्स टाइम टेबल दे दिया गया है कि आपको ये कंटेंट इस समय पढ़ना है, जिससे इनका जो माइंड बार बार डाइवर्ट और स्विच और हो रहा है वो होना बंद हो और वो रहे। जैसे आरएस के लिए भी हमने एक सुबह से लेकर शाम तक का एक टाइम टेबल बना दिया है कि आपको जैसे स्प्रिंग बोर्ड का टेस्ट संडे को है, तो आज दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक कब कब पढ़ने हैं। हालांकि वो फ्लेक्सिबल भी है और वॉलंटियर भी है, अपनी इच्छा से वो चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट एक आदर्श रूपक हमने रखा। सर मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ ली है या नहीं ली? मेंस का शायद एक पेपर पिछली बार तो हुआ है, वापस हम उनसे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या है, स्टूडेंट्स कम है तो उनका भी ये रहता है कि स्टूडेंट्स आए। एक पेपर दिया है, पिछली बार किसने दिया था मेंस का यहाँ पे? एक शायद जयपुर की कोई स्टूडेंट है, वो इधर शिफ्ट हुई है तो उन्होंने पेपर भेजा था। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि अब अल्टीमेटली हम यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का ही करेंगे और डेली आंसर राइटिंग करेंगे। बेहतर है। इसकी शुरुआत आज से लगभग साल भर पहले 2 विचारों के साथ हुई थी कि एक तो जैसलमेर में एक तो खालीपन, मतलब कुछ लोगों ने कोशिश की तो भी उस खालीपन को भर नहीं पाए। लोग यहाँ से भागते हैं, जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, वहाँ का खर्चा, वहाँ के खाने की दिक्कत, सब चीजों की दिक्कत, उस सब को लेकर जैसलमेर में खालीपन था कि यहाँ रह के नहीं पॉसिबल नहीं। दूसरा था कि जो लोग सेलेक्ट हो गए वो वापस क्या दे सकते हैं समाज को। आप में से भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, एक टाइम के बाद में आपकी अच्छी सैलरी हो जाएगी, आपको रहने का अच्छा घर मिल जाएगा, उसके बाद में आप क्या करोगे? अब आपकी इच्छा होगी कि हम समाज को कुछ वापस रिटर्न दें। इन 2 विचारों को लेकर ये
संस्था की शुरुआत हुई थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब इस दिमाग में आते थे कि सबसे पहली चीज जैसलमेर में क्या था, जैसलमेर में सुविधाएं नहीं, तो सुविधाओं को लेकर हमने ये एश्योरिटी की सर के गाइडेंस में कि यहाँ रहने की, खाने की, पढ़ने की, क्लास लेने की सब तरीके की सुविधाएं वो भी एक ही जगह पर दी गई। यहाँ रहने की व्यवस्था है, जिसके साथ अच्छे खाने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, 2 अलग-अलग लाइब्रेरीज है, क्लासरूम में कोई क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए क्लासरूम, और जैसलमेर का पहला डिजिटल बोर्ड क्लासरूम है ये। दूसरी चीज थी कि जैसे कभी सर ने भी कहा कि जो जयपुर की कोचिंग से उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ दिला गई, तो उसका भी जैसलमेर में आज से पहले ऐसा कुछ था नहीं, एक ऐसा पॉइंट नहीं था जो जयपुर से टेस्ट सीरीज लेके आए, और कोई अगर अच्छी तरह से चलाता है तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो यहाँ आके दे देते टेस्ट दे, बच्चे वो सेम टेस्ट अगर यहाँ दे पाए। हमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए जयपुर लगे, मैं भी गया हूँ, आप में से भी बहुत सारे। उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में हमने स्प्रिंग बोर्ड के साथ टाई अप किया है, जिसमें RS प्री की जो टेस्ट सीरीज कोशिश कर रहे हैं मेंस की भी है, RS प्री की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। तीसरा जो खालीपन था मार्गदर्शन का, जयपुर लोग भागते हैं, वहाँ मार्गदर्शन, वहाँ का मार्गदर्शन अंधा है, वहाँ हर गली में आपको 10-15 भूमिये मिलते हैं जो खूब पढ़ लिख के वहाँ बैठे हैं, भाई साहब बन के बैठे हैं, वहाँ वो गाइडेंस आपको कोचिंग्स में। आज आप स्प्रिंग बोर्ड में चले जाओ, वहाँ कोई भी एक सेमिनार हुआ, सेमिनार में जो सर आए उन्होंने जो बोर्ड पे बताया है वो बता के चले, वो बोर्ड वाला तो आप यहाँ भी वो यूट्यूब पे पढ़ा है, देख सकते हो। वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल है कि 2000 बच्चे आपको मिलाओगे, और यहाँ से आप मान लो जाते हो किसी टीचर के पास तो वहाँ आपको 5 मिनट देगा। हमने यहाँ ये एश्योर किया कि हर महीने एक ऐसा सेमिनार रखे, सेमिनार के अलावा भी किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की गाइडेंस को लेकर दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो मुख्य गाइडेंस करता जो है सर खुद आए, सर